सोचिए, इलाहाबाद में एक पत्थर का स्तंभ और वो सदियों से एक ऐसी कहानी संभाले हुए खड़ा था जिसे सब भूल चुके थे। बात है साल 1837 की। एक पुराना पत्थर का स्तंभ धूल और वक्त की परतों में छिपा हुआ। लोग तो इसे अशोक स्तंभ के नाम से जानते थे, पर इस पर कुछ ऐसी रहस्यमयी चीजें खुदी हुई थीं जो किसी पहेली से कम नहीं थीं। और फिर एक अंग्रेज स्कॉलर जेम्स प्रिंसेप ने इन लिपियों को डिकोड किया, और जो उन्होंने पढ़ा उसे पढ़कर सच में उनके रोंगटे खड़े हो गए। उस स्तंभ पर एक ऐसे महाराजाधिराज की कहानी थी जिसकी तलवार ने पूरी धरती के राजाओं को घुटनों पर ला दिया था। तो सवाल यह था कि आखिर कौन था ये राजा जिसका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया था। ये कोई मामूली सम्राट नहीं थे, ये थे महाराजाधिराज परम भागवत चक्रवर्ती सम्राट समुद्रगुप्त। तो चलिए आज इस महान सम्राट की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। देखिए, समुद्रगुप्त के लिए सत्ता तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। फूलों की सेज तो बिल्कुल नहीं थी। कहानी की शुरुआत होती है एक फैमिली ड्रामा और बगावत से। हुआ ये कि उनके पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने परंपरा तोड़ दी। अपने सबसे बड़े बेटे की जगह उन्होंने अपने छोटे बेटे समुद्रगुप्त को अपना वारिस चुन लिया। और प्रयाग प्रशस्ति में तो साफ साफ लिखा है कि इस फैसले को सुनकर दरबार में मौजूद बाकी दावेदारों के चेहरे सचमुच मुरझा गए थे। और इसी उथल पुथल के बीच इतिहास में एक और बड़ा ही रहस्यमय किरदार सामने आता है। नाम है कच्छ। और मजे की बात यह है कि इनका जिक्र हमें सिर्फ और सिर्फ कुछ सिक्कों पर ही मिलता है। तो ये कच्छ आखिर थे कौन? इस पर इतिहासकार आज तक एकमत नहीं है। एक थ्योरी कहती है कि कच्छ शायद समुद्रगुप्त के ही विद्रोही भाई थे जिन्हें उन्होंने हराया था। लेकिन दूसरी थ्योरी और भी दिलचस्प है। वो कहती है कि कच्छ और समुद्रगुप्त असल में एक ही इंसान थे। हो सकता है कच्छ उनका असली नाम हो। खैर, सच जो भी हो, यह मिस्ट्री आज भी सुलझ नहीं पाई है। तो खैर, सिंहासन पर बैठने के बाद समुद्रगुप्त ने जो किया वो उनके जीनियस का सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने एक ऐसी मिलिट्री पॉलिसी अपनाई जो उस जमाने के हिसाब से कमाल की थी। उन्होंने हर इलाके के लिए एक अलग, बिल्कुल सटीक रणनीति तैयार की। तो चलिए उनकी पहली पॉलिसी को देखते हैं। ये थी आर्यावर्त, मतलब कि नॉर्थ इंडिया के राज्यों के लिए। इस पॉलिसी का नाम था प्रसबोद्धरण, और इसका मतलब बहुत सीधा था, दुश्मन को जड़ से उखाड़ फेंको और उसके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लो। कंप्लीट एनेक्सेशन। समुद्रगुप्त ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि किसी भी मजबूत एम्पायर के लिए उसका कोर यानी उसका दिल सेफ होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने उत्तर भारत के 9 शक्तिशाली राजाओं को हराया और उनके राज्यों को सीधे गुप्त साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। इससे क्या हुआ? साम्राज्य का जो सेंट्रल एरिया था वो पूरी तरह से सिक्योर हो गया। लेकिन जब बात आई दूर दराज के दक्षिण भारत की, जिसे दक्षिणापथ कहते थे, तो समुद्रगुप्त ने अपना प्लान पूरी तरह बदल दिया। यहां उनकी पॉलिसी थी ग्रहण मोक्षानुग्रह। इसका मतलब था पहले जीतो, फिर छोड़ दो और फिर कृपा करो। उन्होंने दक्षिण के 12 राजाओं के एक पूरे गठबंधन को हराया, लेकिन उनके राज्य पर कब्जा नहीं किया। नहीं, उन्होंने उन राजाओं को उनका शासन वापस लौटा दिया। बस शर्त यह थी कि वो गुप्त साम्राज्य की सुप्रीमेसी मानेंगे और टैक्स देते रहेंगे। अब सोचिए कितनी शानदार डिप्लोमेटिक चाल थी ये। इसे ही धर्म विजय भी कहा जाता है। अब तीसरी पॉलिसी ये थी उन जंगली और पहाड़ी राज्यों के लिए जो साम्राज्य के बीच में या उसकी सीमाओं पर बसे थे। इनके लिए समुद्रगुप्त की नीति थी परिचारिकीकृत। सीधा मतलब इन्हें अपना सेवक बना लो। और आखिर में चौथी पॉलिसी ये थी बॉर्डर पर बसे राज्यों और शक कुषाण जैसी विदेशी ताकतों के लिए। यहां उन्होंने अपनी तलवार नहीं बल्कि अपनी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया। उन्हें लड़ाई के बजाय अपनी अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। तो देखा आपने, ये थी उनकी 4 pronged स्ट्रैटेजी। उत्तर भारत में सीधा कब्जा, दक्षिण भारत में अधीनता, बीच के जंगली इलाकों पर पूरा कंट्रोल और सीमाओं पर डिप्लोमेसी। हर इलाके के लिए एक अलग चाल। यही बात समुद्रगुप्त को एक महान रणनीतिकार बनाती है। लेकिन समुद्रगुप्त की कहानी सिर्फ एक विजेता की कहानी नहीं है। उनकी शख्सियत तलवार की धार से कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प थी। क्या आप जानते हैं कि उन्हें कविराज यानी कवियों का राजा कहा जाता था? जी हां, वो सिर्फ आर्ट्स के पैट्रन नहीं थे बल्कि खुद भी एक बहुत बेहतरीन कवि थे। और उन्हीं के शासन में संस्कृत लिटरेचर का एक नया दौर, एक पुनर्जागरण शुरू हुआ।
उनके सिक्के खुद उनकी पूरी कहानी बयां करते हैं। एक सिक्के पर वो धनुष बाण लिए एक महान योद्धा के रूप में दिखते हैं, दूसरे पर अश्वमेध यज्ञ करते हुए एक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में, और तीसरे सिक्के पर वो वीणा बजा रहे हैं, एक भावुक संगीतकार। एक ही शख्स के कितने रूप। वो खुद भगवान विष्णु के भक्त थे, एक वैष्णव थे, लेकिन उनका शासन धार्मिक सहिष्णुता की एक मिसाल था। उन्होंने महान बौद्ध विद्वान वसुबंधु को संरक्षण दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने श्रीलंका के राजा मेघवर्ण को बोध गया में एक बौद्ध मठ बनाने की परमिशन भी दी। ये उस दौर के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। मशहूर इतिहासकार V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। अब सुनने में तो ये तुलना काफी दमदार लगती है, पर क्या ये सच में सही है? चलिए जरा देखते हैं। सच तो यह है कि यह तुलना समुद्रगुप्त के कद को छोटा करती है। क्यों? नेपोलियन ने हर जीती हुई जगह पर एक ही कठोर सिस्टम थोप दिया, जबकि समुद्रगुप्त ने हर इलाके के लिए अलग फ्लेक्सिबल पॉलिसी बनाई। और सबसे बड़ा फर्क, नेपोलियन को वाटरलू में करारी हार मिली और वो गुमनामी में मल गया। वहीं समुद्रगुप्त अपनी आखिरी सांस तक अजय रहे, अनडिफीटेड। नेपोलियन को हम मुख्य रूप से उसकी लड़ाइयों के लिए याद करते हैं, लेकिन समुद्रगुप्त का दौर तो कला, संगीत और साहित्य के स्वर्ण युग की शुरुआत थी। तो अगली बार अगर कोई ये तुलना करे तो शायद सवाल उल्टा पूछना चाहिए, क्या नेपोलियन को फ्रांस का समुद्रगुप्त कहना ज्यादा सही नहीं होगा?